हम कीमतों को बहुत कम कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, वे काफ़ी गिर रही हैं। और जब हम ख़त्म कर लेते हैं ईरान को हराते हुए, जिसे बुरी तरह हराया जा रहा है। बहुत जल्द मैं होर्मुज जलडमरू मध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर दूंगा। मूल रूप से इसी कारण हमारे पास नाकाबंदी है। ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में एक विवादास्पद घोषणा की जब उन्होंने वर्दीधारी पुलिस कर्मियों और दमकल कर्मियों की भीड़ को संबोधित करते हुए भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह होर्मुज जलडमरू मध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर देंगे। क्या यह सिर्फ डींग मारना था? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका गुप्त रूप से कर रहा है और जो ये दिखाता है कि वे सिर्फ झांसा दे रहे हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अमेरिकाडो जलडमरू मध्य की घोषणा करने से 4 दिन पहले ट्रंप ने इसी विचार का एक छोटा संस्करण पहले ही पेश कर दिया था। ओवल ऑफिस की मेज पर बैठे हुए फोटोग्राफरों से घिरे हुए एक रिपोर्टर ने सीधे पूछा, आपकी होर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में क्या राय है? उन्होंने जवाब दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करने में केवल एक ही ताकत सक्षम है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी नाकाबंदी को इस्पात की दीवार कहा। अचूक इस समय होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण रखने वाली एकमात्र शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना है। हमारे पास एक नाकाबंदी है जो अचूक रही है। ये एक स्टील की दीवार है। ये उन्होंने पूरे जलडमरू मध्य को बार बार माइंस के लिए छान मारा है और यहीं पर डींग मारने के पीछे की वजह सामने आती है। समाचार साइट एक्सियोस के अनुसार होर्मुज में एक समुद्री गलियारा है जो हफ्तों से लगभग गुप्त रूप से काम कर रहा है। ये जलडमरू मध्य के दक्षिण में ओमान के तट के पास स्थित है। हर रात वहां से 15 से 20 तेल टैंकर गुजरते हैं जिन्हें अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा सुरक्षा दी जाती है। फोर्ट ब्रैग से कमांड की गई एक टास्क फोर्स हर दिन सूची तैयार करती है। कुवैत के साथ मिलकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कौन से जहाज गुजर सकते हैं इसकी सूची और उन्हें अलग अलग समय खंडों में बांट देता है, कुछ प्रवेश के लिए, कुछ निकास के लिए। एक्सियोस के अनुसार इसका परिणाम ये है कि लगभग 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन फिर से बाजार में आ रहे हैं। युद्ध से पहले जितना निकलता था उसका आधा कुछ रातों में यह चरम 20 मिलियन तक पहुंच जाता है। अब इस बात पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत कुछ समझाता है। ये कॉरिडोर या चैनल, जैसा कि कुछ पोर्टल्स कहते हैं, इस हफ्ते अचानक नहीं बना है। इसकी एक उत्पत्ति है। जून में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान होर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक अंतरिम समझौते के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वह एक बहुत ही खास वजह से टूट गया। ईरान चाहता था कि जहाज उत्तरी मार्ग से गुजरे जो ईरान के नियंत्रण में है, जहां वो तय कर सकता है कि कौन गुजर सकता है और इसके लिए शुल्क ले सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ओमान के तट के पास एक वैकल्पिक मार्ग की सुरक्षा करना चाहता था। यह समझौता मुख्य रूप से इसी मार्ग विवाद के कारण विफल हो गया और ये विवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि वही आज का कॉरिडोर बन गया है। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की चाल वहां हुई है। रॉयटर्स की एक जांच अभी जून में ही अमेरिकी सेना को दर्जनों गुप्त तेल हस्तांतरणों की निगरानी करते हुए पकड़ चुकी थी, जिसमें हवाई ड्रोन का इस्तेमाल कर जहाज से जहाज में तेल ट्रांसफर की निगरानी की जा रही थी। जेल ड्रोन और हेलीकॉप्टर फुजेरा और ओमान के सोहर बंदरगाह के पास कम से कम 116 जहाजों ने उस समय तक इसमें हिस्सा लिया था। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कार्गो को छुपाकर ट्रांसफर करने और जहाज का ट्रांसपॉन्डर बंद करके रडार से गायब होने की यह तकनीक वही है जिसका इस्तेमाल खुद ईरान सालों से प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए करता आ रहा है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विरोधी की रणनीति को ही उठाया
और उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। और आप इस कॉरिडोर का नतीजा एक नक्शे पर देख सकते हैं, बिना किसी जटिल आंकड़ों के। समुद्री ट्रैकिंग डेटा दिखाते हैं कि जहाज फुजेरा और दुबई के तट पर लंगर डाले खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं पार करने के लिए। इस बीच मध्य पूर्व के दूसरी ओर बाब अल मंदब में वहां ट्रैफिक अचानक बढ़ जाता है। कुछ दिनों में रोजाना 40 से ज्यादा जहाज वहां से गुजर रहे हैं। यहाँ होर्मुज में मुश्किल से 10 से थोड़ा ज्यादा। फर्क साफ है, लेकिन ये नक्शा सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जिनका ट्रांसपोंडर चालू है। और काफिला, जैसा कि आपने देखा, ट्रांसपोंडर बंद करके चलता है, तो जो 10 दिख रहे हैं वो तो बस ऊपर ऊपर है। असल में जो गुजरता है वो वही है जो एक्सियोस ने बताया, और नक्शा जो दिखा रहा है वो इसी का असर है। ये उन जहाजों की कतार है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ये कतार अपने आप नहीं चलती, कोई तय करता है कि इसमें से कौन निकलेगा। क्योंकि ये कॉरिडोर सिर्फ एस्कॉर्ट नहीं है, ये नाकेबंदी भी है। कौन आगे जाएगा और कौन रुका रहेगा, ये अमेरिकन तय करते हैं। इस ऑडियो पर ध्यान दो। ये सेंटकॉम द्वारा जारी की गई रेडियो रिकॉर्डिंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय कमान। कैप्टन, हम अनुरोध करते हैं कि आप कोर्स को 190 डिग्री पर बदलें। अगर आप आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हम आपको बलपूर्वक आदेश का पालन करवाएंगे। ये एक अमेरिकी युद्धपोत बोल रहा है। लाइन के दूसरी तरफ एक व्यापारी जहाज है जो एक ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्या आप सुन सकते हैं? आवाज कप्तान से रास्ता बदलने के लिए कह रही है और चेतावनी दे रही है कि अगर वह नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ बल प्रयोग किया जाएगा। यही तरीका है जिससे यह कॉरिडोर काम करता है। यह कूटनीति के जरिए नहीं चलता, यह आदेश से चलता है जिसके पीछे बल की धमकी होती है। और खुद अमेरिकी कमांड के अनुसार ये कोई अलग मामला नहीं है। दर्जनों जहाजों को पहले ही दूसरी दिशा में भेजा जा चुका है। कुछ को निष्क्रिय कर दिया गया, कुछ जहाजों पर चढ़कर जांच की गई। दूसरे शब्दों में, खाड़ी का तेल बाहर जा सकता है, ईरान की ओर जाने वाला जहाज अंदर नहीं जा सकता। यही मूल रूप से ट्रंप ने उसी जवाब में कहा था। यह दूसरों के लिए खुला है, उनके लिए नहीं। और आपको इसका अंदाजा हो सके तो देखिए कि दांव पर क्या लगा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया में घूमने वाले कुल तेल और गैस का लगभग 20% हिस्सा संभालती है। जब युद्ध शुरू हुआ, कार्लाइल ग्रुप, दुनिया की सबसे बड़ी प्रबंधक कंपनियों में से एक, का अनुमान है कि इतनी बड़ी हलचल से बाजार से रोजाना 5 से 10 मिलियन बैरल तेल कम हो सकते हैं। ये कुछ हद तक 70 के दशक के तेल संकट के बराबर है। ठीक यही मात्रा अब वह कॉरिडोर हर रात बाजार में वापस ला रहा है, बिना किसी के देखे। ये अभी भी सामान्य मात्रा नहीं है, लेकिन यही अंतर है एक संकट और एक पतन के बीच। अब सवाल उठता है, आप हर रात 20 तेल टैंकरों को रिवोल्यूशनरी गार्ड की नाक के नीचे से कैसे निकालते हैं? और इसका जवाब समुद्र में नहीं है, ये हवा में है। सेंटकॉम ने 2 हफ्ते का अभियान चलाया था। ईरानी बेड़े के खिलाफ नहीं, उनकी नजरों के खिलाफ। उन्होंने तटीय रडार, समुद्री निगरानी प्रणालियों को निशाना बनाया। हर वो चीज जो ईरान जलडमरू मध्य को देखने के लिए इस्तेमाल करता था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, जिन्होंने एक्सियोस से बात की, आज ईरान बहुत ही कम रडारों के साथ दक्षिणी चैनल को देख पाता है, जिन्हें वो फिर से बना पाया है, और तेज नावों में बैठे पर्यवेक्षकों के साथ जो नंगी आंखों से देख रहे हैं। और यही एक बात को समझाता है जो समुद्री निगरानी डेटा दिखाता है। हाल के जहाजों पर हुए हमलों का बड़ा हिस्सा ठीक उसी दक्षिणी मार्ग पर हुआ है, यानी उसी कॉरिडोर वाले मार्ग पर। जैसा कि अधिकारियों ने बताया, ईरान को पता है कि काफिला किस रास्ते से गुजरता है, लेकिन अब उसे यह नहीं पता कि वह कब और ठीक कहां से गुजरेगा। तो वह उस इलाके में अंधाधुंध फायर करता है, और अमेरिकी लड़ाकू विमान वही होता है ताकि वह जो भी दागे उसे पकड़ सके। एक अधिकारी ने बताया कि इस ऑपरेशन में वे अब तक 8 ड्रोन और 2 ईरानी क्रूज मिसाइलें गिरा चुके हैं। और उनमें से एक ने एक्सियोस को एक वाक्य में बताया कि क्या हो रहा है। हम 2 महीने से दक्षिणी चैनल को कंट्रोल कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड परेशान कर सकते हैं, लेकिन वे जलडमरू मध्य को कंट्रोल नहीं करते।
कंट्रोल हम करते हैं। हम जलडमरू मध्य को 100% कंट्रोल करते हैं। अब क्या वे परेशानी पैदा कर सकते हैं? हाँ, वे परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे कंगाल हैं, उनके पास पैसे नहीं है। आप जानते हैं ईरान कंगाल है, पूरी तरह से कंगाल है। अब चलिए ओवल ऑफिस की उस बात पर वापस चलते हैं। उसने उस नाकाबंदी को स्टील की दीवार कहा। उसने कहा कि वह अचूक है, नियंत्रण 100% है। हर रात चलने वाले इस नए रास्ते के साथ ट्रंप की बात सिर्फ डींग नहीं है, वो सार्वजनिक रूप से वही कह रहा है जो ऑपरेशन के लोग कैमरे से दूर कहते हैं। और 4 दिन बाद उसने दाव और बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि जलडमरू मध्य अमेरिकी क्षेत्र है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जिसने सालों तक इस जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी थी, अब उसे देखती है और ये भी नहीं देख पाती कि वहां से कौन गुजर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान के पास देने के लिए क्या है? ठीक है, मांगों की एक लंबी सूची। ईरान के मुख्य वार्ताकार ने कहा कि जब तक अमेरिका उसकी सभी मांगें पूरी नहीं करता, तब तक देश पीछे नहीं हटेगा। इनमें युद्ध के लिए मुआवजा, बंदरगाहों की नाकाबंदी समाप्त करना, क्षेत्र से सेनाओं की वापसी, प्रतिबंधों का अंत और जमे हुए संपत्तियों की वापसी शामिल हैं। अब रुकिए और सोचिए कि यह सूची क्या दर्शाती है। जो देश युद्ध जीत रहा होता है वह मुआवजे की मांग नहीं करता, वह अपने फ्रीज किए गए पैसे वापस नहीं मांगता। ऐसा वही मांगता है जो हर पैसे की गिनती कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में अपनी उस बात में कहा था कि ईरान में महंगाई करीब 300% के पास है। और ट्रेजरी जो प्रतिबंध लगाता है, उसने तो और भी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिरावट में है। असल में ईरान बातचीत की मेज पर बहुत लंबी सूची के साथ और खाली जेब लेकर बैठता है। ईरान ने उसी जलडमरू मध्य से पैसे कमाने की कोशिश भी की थी। उसने एक अपनी खुद की अथॉरिटी बनाई जो अमेरिकी ट्रेजरी के अनुसार शुल्क वसूलती है और हर जहाज से उन मार्गों से गुजरने के लिए जिन्हें वह वैध मानता है $2 मिलियन तक का टोल वसूलती है। और देखिए अमेरिकियों ने इसका जवाब कैसे दिया। सबसे पहले पैसे के जरिए अमेरिकी ट्रेजरी ने इस टोल को जबरन वसूली कहा और उस योजना को चलाने वाले जहाज़ों के पीछे पड़ गया। इन्हें शैडो फ्लीट कहा जाता है और इसमें 100 से ज़्यादा जहाज शामिल है। वो छुपे हुए टैंकरों का नेटवर्क जिसे ईरान छुपकर तेल बेचने के लिए इस्तेमाल करता है, जो पहले ही प्रतिबंधों की सूची में आ चुके हैं। और फिर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया, जिसे घोषणा की भी जरूरत नहीं पड़ी, कॉरिडोर। क्योंकि ईरान जो मांग रहा था वो था गुजरने का शुल्क, और वही शुल्क अब जो बेच रहा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। असल में ईरान के पास टोल तो रह गया, लेकिन कोई ग्राहक नहीं बचा। और एक और बात है जो दिखाती है कि अमेरिकी सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। देखिए, ये कॉरिडोर ओमान के तट के बिल्कुल पास से गुजरता है। ओमान अमेरिका का सहयोगी है और साथ ही वही देश है जो ईरान के साथ मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि 17 तारीख को ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ओमान ने जलडमरू मध्य में प्रयासों में बाधा डाली तो वह ओमान पर हमला कर सकते हैं। यह एक सहयोगी के लिए सख्त संदेश है, लेकिन यह एक बात दिखाता है, अमेरिका के लिए यह गलियारा किसी के साथ चर्चा का विषय नहीं है, यहाँ तक कि जो मदद करते हैं उनके साथ भी नहीं। और भी है, उसी 19 तारीख को जिस दिन एक्सियोस ने गलियारे का खुलासा किया, ट्रंप ने 2 बार ईरान के बारे में बात की और दोनों बयान मिलाकर दिखाते हैं कि गलियारा सिर्फ एक योजना का एक हिस्सा है। पहला बयान दोपहर में व्हाइट हाउस के एक मंच पर दिया गया था। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा जितना पहले था। वजह, संयुक्त राज्य अमेरिका रिकॉर्ड संख्या में तेल पाइपलाइनें बना रहा है और तेल के अन्य स्रोत खोज रहा है अपने ही देश के भीतर। यानी वह कह रहे हैं कि कुछ सालों में उन्हें वहां से गुजरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बयान थोड़ी ही देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद उनकी सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर आई। उनकी पोस्ट देखिए, उन्होंने इसे आर्थिक डी-डे कहकर ऐलान किया। संदेश सीधा है, दुनिया का कोई भी देश, कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी जो किसी भी तरह से
ईरान की मदद करेगी उसे परिणाम भुगतने होंगे। तेल की तस्करी, पैसे का ट्रांसफर, फर्जी कंपनियां, सब कुछ। अब चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। पहला, वह रास्ता जिससे आज हर रात खाड़ी से तेल निकाला जाता है। दूसरा, वे प्रतिबंध जो इसी दौरान ईरान की फंडिंग काट देते हैं। और अंत में वे पाइपलाइनें जो अगर हकीकत बन गई तो ईरान से वो ताकत छीन लेंगी जिससे वो इस जलडमरू मध्य के जरिए दुनिया को धमका सकता है। एक चीज अभी के लिए, एक बीच के चरण के लिए और एक भविष्य के लिए। जो बात साफ है वो ये है कि उनके पास एक योजना है और इसी योजना के चलते ट्रंप वहां गए और अमेरिकी क्षेत्र में बोले, चाहे वो डींग हो या नहीं। सच्चाई ये है कि सबसे कठिन हिस्सा पहले ही किया जा रहा है। जो अभी तय नहीं हुआ है वह यह है कि ईरान और कितने समय तक सहन करेगा। एक्सियोस के अनुसार इस गलियारे ने युद्ध से पहले वहां से गुजरने वाले तेल का आधा प्रवाह फिर बहाल कर दिया है। बाकी आधा तेल तभी वापस आएगा जब ईरान हार मान लेगा या उसके पास जारी रखने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अगर आपको युद्ध का यह हिस्सा देखना अच्छा लगा जो पोर्टल्स नहीं दिखाते तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस कहानी के अभी और भी नए अध्याय आने वाले हैं। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।